पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि शू तियनरान ने ये शिशुई को मारने के लिए अपने ही पैलेस को सैक्रिफाइस कर दिया था। अब आगे देखेंगे। जूजी शू तियनरान के पीछे खड़ी थी। यह योजना दोनों ने मिलकर बनाई थी। बेशक शू तियनरान के मन में यह योजना शुरू से ही थी। जूजी ने केवल इसे और बेहतर व परिपूर्ण बनाने में उसकी मदद की थी। इसी योजना की वजह से शू तियनरान अपने फैसले पर पूरी तरह डट सका। योजना पूरी तरह सफल रही थी और यहां तक कि डार्कनेस होली ड्रैगन भी इसके जाल में फंस गया था। होली गोस्ट चर्च के दोनों अल्टीमेट डुलुओ इस जाल में गिर चुके थे। होली गोस्ट चर्च का अंत हो चुका था। भले ही उनके कुछ लोग भागने में सफल हो जाए, वे अब कोई बड़ा खतरा नहीं रहे थे। दो अल्टीमेट डुलुओ के बिना होली गोस्ट चर्च अब सन मून एम्पायर को धमकी देने में सक्षम नहीं थी। बाकी बचे इविल सोल मास्टर्स को खत्म करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। इस समय इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन अभी भी शू तियनरान के साथ थी और उसकी सुरक्षा कर रही थी। बाकी 3 बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स महल के ऊपर आसमान में अलग अलग जगहों पर तैनात थे। उनके सभी सर्वेलेंस सोल टूल्स इसी इलाके पर केंद्रित थे। अगर डार्कनेस होली ड्रैगन और डेथ गॉड डोलुओ किसी तरह इस हमले से बच भी जाते, तो इन सोल इंजीनियर लीजन्स की ओर से उन्हें आखिरी और विनाशकारी वार झेलना पड़ता। यही शू तियनरान की योजना का अंतिम चरण था। चारों दिशाओं से बड़ी संख्या में सैनिक महल की ओर इकट्ठा हो चुके थे। आम नागरिकों को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था और सैनिक यह सुनिश्चित कर रहे थे कि इस समय कोई भी बाहरी व्यक्ति महल में प्रवेश न कर सके। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग स्वाभाविक रूप से अपवाद थे। उसकी इमिटेशन की सुरक्षा में वे बिना किसी मुश्किल के प्रतिबंधित इलाके में प्रवेश कर पाए। इस समय भी तेज नारंगी रोशनी चमक रही थी। इससे साफ पता चलता था कि वह विस्फोट कितना भयानक था। हुओ युहाओ किसी भी हालत में उस विस्फोट की विनाशकारी शक्ति का सामना करने की कोशिश नहीं करना चाहता था। तापमान कम से कम कई हजार डिग्री सेल्सियस रहा होगा। यह मानव शरीर के सहने की सीमा से कहीं बाहर था। यहां तक कि अल्टीमेट आइस ट्रांसेंडेंट दुलुओ जैसा वह खुद भी उस गर्मी को झेल नहीं सकता था। कितनी निर्दयी योजना थी। जूजी, यह योजना तुम्हारी थी या शू तियनरान की? जूजी भी हवा में खड़े होकर विस्फोट को देख रही थी। शू तियनरान की तरह उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान ठंडी हंसी नहीं, बल्कि एक शांत और गर्म मुस्कान थी। महल के भीतर मौजूद सभी महत्वपूर्ण लोग, जिनमें जूजी का बेटा भी शामिल था, पहले ही सुरक्षित निकाल लिए गए थे। डेथ गॉड डुलुओ को धोखा देने के लिए उन्होंने जानबूझकर कुछ नौकरों और गार्ड्स को वहीं छोड़ा था। आखिरकार कुछ लोगों को डेथ गॉड डुलुओ के साथ मरना ही था। उन दोनों का मरना जरूरी था। अगर वे जिंदा रहते तो निकट भविष्य में हुओ युहाओ को उनका सामना करना पड़ता। जूजी जानती थी कि डेथ गॉड डुलुओ कभी भी हुओ युहाओ को छोड़ने वाला नहीं था। उसी तरह हुओ युहाओ भी उसे कभी नहीं छोड़ता। इस टकराव का एक ही समाधान था कि उनमें से किसी एक को मरना पड़े। युहाओ, अब जब मैंने तुम्हारे 2 सबसे शक्तिशाली दुश्मनों को खत्म कर दिया है, तो तुम्हारे लिए हालात काफी सुरक्षित हो गए हैं। यह जानकर कि जिस आदमी से वह प्यार करती है, वह अब कहीं ज्यादा सुरक्षित है, जूजी बहुत खुश थी। लेकिन उसकी इस खुशी में हल्की सी कड़वाहट भी मिली हुई थी। वजह यह थी कि हुओ युहाओ कभी भी पूरी तरह उसका नहीं हो सकता था। फिर भी वह इस बात से खुश थी कि वह उसके लिए कुछ कर पाई। यह सच था, भले ही वह जानती थी कि हुओ युहाओ कभी नहीं चाहता कि वह उसकी मदद करे। जूजी हमेशा समस्याओं को सबसे सरल तरीकों से सुलझाना पसंद करती थी। वह इस बात से खुश थी कि होली गोस्ट चर्च की समस्या अब खत्म होने वाली थी। लेकिन फिर भी यह थोड़ी अफसोस की बात थी कि इस घटना में शू तियनरान को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसके आसपास अब भी कई शक्तिशाली सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स मौजूद थे। बेशक जूजी की दूसरी योजना अब जल्द ही सामने आने वाली थी। महल की कुर्बानी देकर 2 अल्टीमेट डुलुओं को खत्म करना वाकई एक शानदार योजना थी। महल के बिना हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स का उपयोग संभव नहीं रहता। साथ ही रेडिएंट सिटी के चारों ओर मौजूद 4 हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स का पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि महल के भीतर हुआ विस्फोट पूरे शहर को तबाह न कर दे। यह एक बेहतरीन योजना का आदर्श उदाहरण था। जूजी ने अपनी चाहत और जो होना ही था, दोनों को अपनी योजना में एक साथ जोड़ दिया था। वह न्याय संगत भी दिख रही थी और अपने दुश्मनों को चतुराई से जाल में भी फंसा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत की ताकत खुद उसकी योजनाओं को आगे बढ़ा रही हो। अपनी योजना की सफलता देखकर जूजी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। भले ही वह आदमी कभी उसका न हो,
लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा उसका ही रहेगा। वह और कोई नहीं, उसका बेटा था। उसके बेटे का नाम युनहान था और उसका नाम हुओ युहाओ के नाम से एक खास संबंध रखता था। युहाओ के नाम का यू युनहान के यून के लिए बादल में बरसात जैसा था। हाओ और हान मिलकर विशालता का अर्थ देते थे। शू थियनरान को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी इस समय क्या सोच रही है। इस पल उसका शरीर जोश से भरा हुआ था। दो अल्टीमेट डुलुओं को खत्म करने की खुशी से वह बेहद उत्साहित था। सन मून एम्पायर के इतिहास में यह पहली बार हुआ था। आखिरकार डू बिजी को उसने नहीं मारा था, उसने खुद आत्महत्या की थी और वह अल्टीमेट डुलुओ भी नहीं था। इस बार उसकी उपलब्धि निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज की जाने वाली थी। आने वाली पीढ़ियां उसे पूजेंगी। शू तियनरान ने जोरदार ठहाका लगाया, जिससे उसके पास खड़ी जूजी भी थोड़ा चौंक गई। अब जब होली गोस्ट चर्च का सफाया हो चुका है, तो स्टार लुओ एम्पायर और डाओलिंग एम्पायर पर ध्यान देने का समय आ गया है। जूजी, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं। इस दौरान तुम हमारी सेना को फिर से संगठित करो और उसे हथियारों, जनशक्ति और संसाधनों से मजबूत बनाओ। 1 साल बाद तुम मार्शल के रूप में निकलोगी और मेरे लिए पूरे महाद्वीप को जीतोगी। मैं चाहता हूं कि पूरा डुलुओ कॉन्टिनेंट हमारे पैरों तले कांपे और हमारे सोल टूल्स की चमक से थरथरा उठे। जब आखिरी एम्पायर भी नष्ट हो जाएगी, तब हम डुलुओ कॉन्टिनेंट का नाम बदलकर सन मून कॉन्टिनेंट रखेंगे। लेकिन मैं श्रेक एकेडमी को नष्ट नहीं करूंगा। भले ही वे मेरे खिलाफ रहे हों, फिर भी वे सभी सोल मास्टर्स के लिए शिखर और पवित्र स्थान है। आखिरकार मैं भी एक सोल मास्टर हूं। जब हम पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लेंगे, तो मैं एकेडमी को हमारे सामने झुकने पर मजबूर करूंगा। उस दिन मैं खुद एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनकर वहां पढ़ने जाऊंगा। आखिरकार यह मेरा बचपन का सपना था। तब मैं इसका नाम सन मून इंपीरियल एकेडमी रखूंगा और इसे हमेशा के लिए हमारे एम्पायर का हिस्सा बना दूंगा। यही एकेडमी हमारे एम्पायर को आने वाले इतिहास में भी शक्तिशाली बनाए रखेगी। इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के सोल इंजीनियर्स एक साथ चिल्लाए, लॉन्ग लिव योर मैजेस्टी, लॉन्ग लिव योर मैजेस्टी। हर कोई शू तियनरान की आंखों में उत्साह और उम्मीद साफ देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले ही पूरे महाद्वीप को अपने सामने झुकता हुआ देख चुका हो। भले ही कॉन्ग डिमिंग चुपचाप शू तियनरान के पीछे खड़ा था, उसकी आंखों में भी वही जोश चमक रहा था। आखिरकार सन मून एम्पायर का कोई भी नागरिक ऐसी बातों से उत्साहित हो ही जाता। 15 मिनट बीत जाने के बाद भी तेज नारंगी रोशनी धीरे धीरे ही कम हो रही थी। दूसरी ओर 4 हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स से बना बहुरंगी बैरियर पहले ही बहुत हल्का हो चुका था। वह इतना पतला हो गया था कि उसके रंग लगभग दिखना बंद हो गए थे। बैरियर के भीतर हुआ विस्फोट बेहद भयावह था। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स से बना बैरियर लगभग टूट ही गया था। जूजी, आउटर सिटी के हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स से बड़ी मात्रा में ऊर्जा मोड़ने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। भले ही इसका मतलब यह है कि आउटर सिटी के सोल टूल्स को फिर से चार्ज होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन इससे हम अपना लक्ष्य पूरा कर सके। अगर हम विस्फोट को नियंत्रित करने में असफल रहते, तो रेडियंट सिटी का कम से कम 1/3 हिस्सा नष्ट हो जाता। लगता है तुमने फिर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? जूजी मुस्कुराई और सम्मान से बोली, अगर योर मैजेस्टी मुझे आपके साथ रहकर पूरे महाद्वीप को जीतते हुए देखने की अनुमति दे दें, तो जूजी के लिए वही पर्याप्त है। शू तियनरान फिर से हंसा। सच कहें तो उसे इतने लंबे समय बाद इतनी खुशी और संतोष महसूस हो रहा था। जब वह सिंहासन पर बैठा था, तब भी वह इतना उत्साहित नहीं हुआ था। इसका कारण यह था कि अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। पहले वह अपने सामने फैली पूरी भूमि को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह सच में पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली एम्परर बन चुका था। न केवल वह अपने एम्पायर के अंदरूनी मामलों को नियंत्रित कर पा रहा था, बल्कि उसे अपने मंत्रियों और सेनापतियों का पूरा समर्थन और सम्मान भी मिल रहा था। हेवनली सोल एम्पायर को जीत लेने और 2 अल्टीमेट डुलुओं को खत्म करने के बाद वह उत्साहित क्यों न होता। अब वह अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस दुनिया में अब कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो उस पर सवाल उठा सके। वह सच में पूरे महाद्वीप का पहला और सबसे शक्तिशाली एम्परर बनना चाहता था। जूजी की बातों से शू तियनरान और भी जोश से भर गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं। अगर उसकी टांगें ठीक होतीं, तो वह इसी समय सेना के साथ निकल पड़ता और अपनी आंखों से अपने सैनिकों को दूसरे एम्पायर्स को कुचलते हुए देखता। जैसे जैसे नारंगी रोशनी कम होती गई, वह हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स से बने बैरियर के भीतर की स्थिति को
साफ देखने लगा। बैरियर के अंदर का इलाका बेहद साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां अभी अभी कोई भयानक विस्फोट हुआ हो। दरअसल जमीन ही नहीं बची थी। वहां केवल एक विशाल गड्ढा रह गया था। उस गहरे गड्ढे के चारों ओर लाल गरम लावा बह रहा था। तीव्र तापमान के कारण बैरियर के भीतर की रोशनी मुड़ती और विकृत होती दिख रही थी। जहां कभी महल था, अब वहां केवल 4 हाई एनर्जी कंप्रेशन एरेसोल टूल्स ही बचे थे, जो परिसर के चारों कोनों पर थे। वहीं एकमात्र चीजें थीं जो विस्फोट के बाद भी सलामत थीं, लेकिन वे भी अब जलने लगी थीं। उनसे काला धुआं निकलने लगा था, जो साफ बता रहा था कि वे भी इस अपार ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रही थीं। जू तियानरान को 2 अल्टीमेट डुलुओं के बदले अपना महल खोना घाटे का सौदा नहीं लगा। यह नुकसान वह आसानी से सह सकता था। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि विस्फोट वाकई अविश्वसनीय था। 10 क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स का इस्तेमाल किया गया था। 2 अल्टीमेट डुलुओं को अपनी मौत का ऐसा भव्य स्वागत मिला था। वे 10 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स एक ही प्रकार के थे। सभी उच्च ऊर्जा वाले, अत्यधिक विस्फोटक और भीषण गर्मी पैदा करने वाले थे। उनमें से एक भी किसी सामान्य शहर को नष्ट करने के लिए काफी था। ऐसे में जब 10 शेल्स को एक छोटे से क्षेत्र में दबाकर विस्फोट किया गया, तो निकली गर्मी और शक्ति की कल्पना करना भी मुश्किल था। शायद कोई गॉड भी इस विस्फोट से नहीं बच पाता। शू तियानरान यह देखकर बेहद संतुष्ट था कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। अब बस बचा था सफाई का काम। अचानक बैरियर के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा कि हाई एनर्जी कंप्रेशन एरेसोल टूल्स में से एक आखिरकार टूट गया और फट पड़ा। घना काला धुआं हवा में फैल गया और बहुरंगी बैरियर फीका पड़ने लगा। इसके बाद एक बाकी 3 सॉल टूल्स भी फट गए और भी काला धुआं हवा में भर गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी सॉल टूल्स नष्ट हो चुके थे, लेकिन उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। अंततः सन मून एम्पायर ने 2 अल्टीमेट डुलुओं को खत्म करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। उन्होंने 2 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स, महल के भीतर मौजूद बड़ी संख्या में गार्ड्स और सर्वेंट्स, 4 नवीनतम हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स और 10 क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स खो दिए थे। इन सब की कीमत से एक विशाल शहर बसाया जा सकता था। फिर भी शू तियानरान बहुत खुश था। आखिरकार अगर दोनों अल्टीमेट डुलुओ अपनी शक्तियां जोड़ देते, तो वे एक शहर से कहीं ज्यादा तबाही मचा सकते थे। बहुरंगी बैरियर हटते ही विस्फोट की गर्मी चारों ओर फैल गई। उसी पल रेडिएंट सिटी का तापमान काफी बढ़ गया। जो इलाके महल के करीब थे, वहां भीषण गर्मी महसूस होने लगी। यह अपरिहार्य था। सौभाग्य से शू तियानरान ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने एक टीम को आदेश दिया था कि वे महल के भीतर बने विशाल गड्ढे में पानी की धाराएं डालें। तुरंत ही भारी मात्रा में भाप उठने लगी। वह दृश्य सच में देखने लायक था। हवा में तैरते हुए शू तियानरान ने जूजी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जब हम महल को दोबारा बनाएंगे, तो खुदाई करने की जरूरत नहीं होगी। यह अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है, बल्कि जमीन की दीवारें अब गर्मी में पककर बेहद मजबूत हो गई होंगी। अचानक एक अलार्म की बीप सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के सभी सोल इंजीनियर्स सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत अपने संयुक्त डिफेंसिव बैरियर्स सक्रिय कर दिए, ताकि शू तियानरान, जूजी और बाकी सबकी रक्षा हो सके। एम्परर की सुरक्षा सबसे अहम थी। क्या हुआ? शू तियानरान चिल्लाया। योर मैजेस्टी, हमें गड्ढे के भीतर से सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर के तीव्र उतार चढ़ाव का पता चला है। यह उतार चढ़ाव बेहद विशाल है और पूरे महल क्षेत्र को ढक रहा है, एक सोल इंजीनियर ने रिपोर्ट दी। यह खबर सुनकर शू तियानरान का चेहरा सख्त हो गया। हमला करो, मैं चाहता हूं कि तुम सब महल पर पूरी ताकत से हमला करो। वह यह सोचने की हिम्मत भी नहीं करना चाहता था कि कहीं दोनों अल्टीमेट डुलुओ जिंदा तो नहीं है। अचानक भाप अनगिनत बर्फ के फाहों में बदल गई। विशाल बर्फ के फाहे महल के ऊपर नाचने लगे। उनकी बेहद ठंडी आभा ने गड्ढे से उठ रही भयानक गर्मी को पीछे धकेल दिया। साथ ही उन्होंने सर्वेलेंस सोल टूल्स को भी भीतर की घटनाएं देखने से रोक दिया। हवा में लगातार जोरदार धमाकों की आवाज गूंजती रही, क्योंकि सोल इंजीनियर्स के हमलों से गड्ढा और गहरा होता चला गया। विस्फोटों की रोशनी ने बर्फ के फाहों को चकनाचूर कर दिया और इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन की शक्ति से रेडिएंट सिटी कांप उठा। यह दृश्य देखकर जूजी ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह उन बर्फ के फाहों को अच्छी तरह पहचानती थी। मूर्ख, तुम अभी यहां क्यों आए हो?
क्या तुम सच में डेथ गॉड डुलुओ को बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों? बेशक, हुओ यूहाओ उसे इसका जवाब देने वाला नहीं था, क्योंकि जब कैनन्स दागे गए थे, उसी समय वह और तैंग वूटोंग दोनों अल्टीमेट डुलुओ के साथ वहां से गायब हो चुके थे। सैनिकों द्वारा बनाई गई सुरक्षा हुओ युहाओ की इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफिरेंस डोमेन के सामने कुछ भी नहीं थी। लॉन्ग स्याओयाओ के शरीर पर मौजूद कपड़े पूरी तरह गायब हो चुके थे। उसके शरीर पर अब केवल जली हुई काली ड्रैगन स्केल्स ही बची थीं। दूसरी ओर ये शिशुई का शरीर एक चमकदार आभा छोड़ रहा था। इस समय वह किसी पवित्र एंजल जैसी लग रही थी, लेकिन उसका शरीर कुछ हद तक पारदर्शी हो चुका था। उसके शरीर से ब्लड सोल और डेमन पपेट इट की आभा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लॉन्ग श्याओयाओ ये शिशुई को उठाए हुए था। ये शिशुई के चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी जब वह हुओ यूहाओ और तांग वूतोंग को देख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि पूरे मामले को लेकर वह काफी शांत लग रही थी। बाद में बात करेंगे, अभी यहां से चलो। हुओ यूहाओ को देखने के बाद लॉन्ग श्याओयाओ ने सबसे पहली यही बात कही। इससे पहले ठीक उसी समय जब हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल से बना बैरियर गायब हुआ था, हुओ यूहाओ को लॉन्ग श्याओयाओ का एक ट्रांसमिटेड मैसेज मिला था। लॉन्ग श्याओयाओ ने उससे कहा था कि वह उसे कवर करे। उस पल हुओ यूहाओ थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। भले ही उसने सिर्फ लॉन्ग श्याओयाओ की आवाज सुनी थी, लेकिन उसे महसूस हो गया था कि ये शिशुई शायद अभी भी जिंदा है। अगर वह लॉन्ग श्याओयाओ को बचाता तो उसके साथ ये शिशुई भी बच जाती। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया कि एहसान और दुश्मनी को अलग अलग निपटाया जाना चाहिए। ये शिशुई से बदला लेने के बारे में सोचने से पहले उसे लॉन्ग श्याओयाओ का एहसान चुकाना चाहिए। भले ही लॉन्ग श्याओयाओ उसे रोकने की कोशिश करे, वह ये शिशुई को बिना सजा के कभी नहीं जाने देगा। आखिरकार एक ईवल सोल मास्टर जो अल्टीमेट डुलुओ भी हो, उसे खुला छोड़ देना विनाशकारी साबित हो सकता था। लगातार होने वाले अराजक विस्फोट पूरे 15 मिनट तक चलते रहे, फिर जाकर थमे। तब तक सू तियनरान और जूजी दोनों ही बेहद बेचैन हो चुके थे। यहां तक कि सू तियनरान के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर ड्रैगन एम्परर डुलुओ और डेथ गॉड डुलुओ किसी तरह जिंदा बच गए होते, तो उसके परिणाम वह कभी सह नहीं पाता। दरअसल कोई भी उनकी नाराजगी को झेल नहीं सकता था। पूरा सन मून एम्पायर शायद उनके क्रोध में नष्ट हो जाता। जूजी, तुम्हें क्या लगता है, क्या वे मर चुके हैं? सू तियनरान ने मुड़कर जूजी की ओर देखते हुए पूछा। वे जरूर मर चुके होंगे, जूजी ने दृढ़ता से कहा। यह पहली बार था जब उसने शू तियनरान में कायरता महसूस की। वह सच में डर गया था। हाँ, वे जरूर मर चुके होंगे, उन्हें मरना ही था, शू तियनरान ने भी कहा। इस समय पूरा रेडियंट सिटी सैनिकों और सोल इंजीनियर्स द्वारा पूरी तरह सील कर दिया गया था। लेकिन ये सारे इंतजाम हुओ युहाओ के सामने बेकार थे। जैसे ही उसने अपनी इमिटेशन का उपयोग किया, कोई भी न तो उसे और न ही उसके साथ मौजूद लोगों को महसूस कर सकता था। करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, जो एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ के लिए बस कुछ ही पलों की बात थी, हुओ युहाओ एक छोटे से जंगल में जाकर रुका। उसे अब रुकना ही था। इसी समय उसके चेहरे पर एक गंभीर और भारी भाव आ गया। उसके सामने एक बहुत मुश्किल समस्या थी। भले ही वह इसका सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इसे अब भी सुलझाना जरूरी है। हुओ युहाओ को रुकते देख तांग वूतोंग भी स्वाभाविक रूप से रुक गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और पीछे की ओर मुड़े। लॉन्ग श्याओयाओ ये शिशुई को पीठ पर उठाए उनके पीछे आ रहा था। इस समय हुओ युहाओ ने देखा कि लॉन्ग श्याओयाओ की स्केल्स गहरे लाल रंग की हो चुकी थीं। उसका बूढ़ा चेहरा भी बहुत लाल हो गया था, लेकिन यह किसी स्वस्थ लालिमा जैसा नहीं था। हुओ युहाओ को उसमें सिर्फ मौत की आभा दिखाई दे रही थी। यह सही था। इतना भयानक विस्फोट झेलने के बाद एक अल्टीमेट डुलुओ का भी जिंदा बच पाना संभव नहीं होना चाहिए था। लॉन्ग श्याओयाओ और ये शिशुई दोनों ही 200 साल से ज्यादा उम्र के थे और अपने चरम से काफी आगे निकल चुके थे, इसलिए उनकी हालत बेहद नाजुक होनी चाहिए थी। लॉन्ग श्याओयाओ ने ये शिशुई को बहुत सावधानी से जमीन पर बैठाया और उसे सहारा देकर सीधा बैठाया, लेकिन ये शिशुई ने अपना एक हाथ उठाकर लॉन्ग श्याओयाओ के कंधे को पकड़ लिया। वह उसके बगल में खड़ी होना चाहती थी। जिस बात ने हुओ युहाओ और तांग वूतोंग दोनों को चौंका दिया, वह यह थी कि ये शिशुई पहले से कहीं ज्यादा युवा दिख रही थी। लॉन्ग श्याओयाओ सही कहता था। ये शिशुई जब जवान थी तब बेहद सुंदर थी। वास्तव में उसकी सुंदरता टंग वूतोंग से बिल्कुल भी कम नहीं लग रही थी। उसके शरीर से निकल रही कोमल
और चमकदार सुनहरी आभा उसे बहुत पवित्र और दिव्य बना रही थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस समय था जब हुओ युहाओ ने पहली बार ये गुई को अपना एंजल मार्शल सोल इस्तेमाल करते हुए देखा था। उसकी त्वचा दूधिया और चिकनी थी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह मानो हुओ युहाओ को बता रही हो कि उसने अपने सारे द्वेष और नफरत छोड़ दिए हैं। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग उसके रूप और रवैये में आए इस बदलाव से बेहद हैरान थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि दोनों अल्टीमेट डुलुओं की असली स्थिति क्या थी। वे बस इतना जानते थे कि दोनों का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। हुओ युहाओ अभी भी ये शिशुई के शरीर से शुद्ध और शक्तिशाली सोल पावर के उतार चढ़ाव महसूस कर पा रहा था। अब उसमें ईवल सोल मास्टर्स वाली आभा नहीं बची थी, लेकिन वह किसी भी तरह की लाइफ एनर्जी भी नहीं छोड़ रही थी। दूसरी ओर लॉन्ग श्याओयाओ के शरीर से अभी भी काफी शक्तिशाली लाइफ एनर्जी निकल रही थी, लेकिन हुओ युहाओ साफ महसूस कर सकता था कि वह लगातार कमजोर हो रही थी और बेहद अस्थिर थी। सीनियर लॉन्ग हुओ युहाओ ने खुद को संभालते हुए लॉन्ग श्याओयाओ की ओर देखा। लॉन्ग श्याओयाओ ने आह भरी और कहा, मुझे पता है आज तुम शिशुई को जाने नहीं दोगे। मैं तुम्हारी सोच समझता हूं। तुम दोनों भी देख सकते हो कि हम लगभग मर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उससे पहले मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर पाऊंगा या नहीं। मैं चाहता था कि तुम रैंक 98 पर पहुंचने के बाद मुझसे मिलो, लेकिन लगता है मेरे पास अब समय नहीं बचा है। हुओ युहाओ चुप रहा। उसने लॉन्ग श्याओयाओ से ही ये शिशुई के साथ उसकी कहानी सुनी थी। वह उसके दिल के दर्द को समझ सकता था। युहाओ, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूं? लॉन्ग श्याओयाओ ने पूछा। हुओ युहाओ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर इसमें सीनियर यी को छोड़ने की बात शामिल नहीं है, तो मैं कोई भी और बात मान सकता हूं। हो युहाओ जानता था कि अपनी मौजूदा हालत में ये शिशुई और लॉन्ग शियाओयाओ वह और तंग वुतुंग का मुकाबला नहीं कर सकते। लॉन्ग शियाओयाओ ने सिर हिलाया और कहा, जब मैं मर जाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से उसे बचाने की मेरी क्षमता भी खत्म हो जाएगी। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे मरने तक तुम उसे नुकसान न पहुंचाओ। क्या तुम मेरे मरने के बाद उसे मार सकते हो? हुओ युहाओ का शरीर जैसे जम सा गया। एक अल्टीमेट डुलुओ को इतनी छोटी सी बात के लिए घुटनों पर आते देख उसका दिल दुख से भर गया। थोड़ी देर झिझकने के बाद हुओ युहाओ ने जवाब दिया, जब तक सीनियर ये भागने की कोशिश नहीं करती, मैं आपकी बात मान सकता हूं। लॉन्ग श्याओयाओ ने सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहो, तुम इस वादे पर कभी पछताओगे नहीं। मैं तुम्हें इसका जरूर इनाम दूंगा। यह कहते हुए वह धीरे धीरे ये शिशुई की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर तुरंत ही सबसे कोमल भाव आ गए। शिशुई, तुम सच में बहुत सुंदर हो। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन तुम अब भी उतनी ही सुंदर हो। उसकी आवाज बेहद नरम थी, जैसे वह दिल की बात कह रहा हो। ये शिशुई ने अपने सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरी। नहीं, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आखिरी घड़ियों तक तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। मुझे बहुत खुशी है कि सब कुछ ऐसे खत्म हो रहा है। दुखी मत हो, मेरे लिए इससे बेहतर अंत नहीं हो सकता। लॉन्ग श्याओयाओ की आवाज कांपने लगी। शिशुई, क्या तुमने सच में मुझे माफ कर दिया है? क्या तुम सच में उन सब बातों के लिए मुझे माफ करने को तैयार हो जो मैंने तुम्हारे साथ की? ये शिशुई मुस्कुराई। वह सच में खुश लग रही थी। श्याओयाओ, तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। असल में सिर्फ तुम ही नहीं, मुएन भी एक मूर्ख था। तुम दोनों ही मूर्ख हो। इतने सालों तक तुम दोनों को मैंने खिलाया है। बस तुम दोनों ही इतने बेवकूफ थे कि समझ नहीं पाए। तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। वह हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। क्यों? लॉन्ग श्याओयाओ ने खाली नजरों से उसे देखा। ये शिशुई ने आह भरी और कहा, इस जीवन में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग दिया। अब जब हम दोनों अपनी जिंदगी के आखिरी पल में हैं, तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने दो। जो बोझ तुम इतने सालों से ढो रहे हो, मैं उसे उतार देना चाहती हूं, ताकि हम इस दुनिया से खुशी खुशी जा सकें। अब मैं तुम्हारे साथ बहुत सी बातें साझा कर सकती हूं। लॉन्ग श्याओयाओ स्तब्ध रह गया। सच कहें तो हुओ युहाओ और तंग वुतोंग भी हैरान थे। ये शिशुई जो कहने वाली थी, वह जरूर कोई ऐसा रहस्य था जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी छुपा कर रखा था। तुम मुझे क्या बताने वाली हो? लॉन्ग श्याओयाओ ने पूछा। ये शिशुई हल्के से मुस्कुराई। वह बात जिसके लिए तुम हमेशा खुद को दोषी मानते रहे हो, असल में वह मौजूद ही नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूं तो तुम्हें उसके लिए कभी अपराध बोध महसूस करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यह सब मैंने पहले से ही योजना बना रखा था। जिस इंसान का मैं इंतजार कर रही थी, वह हमेशा से तुम ही थे, मुएन नहीं। मैं तुमसे शादी करने को तैयार थी। तुम क्या कह रही हो?
लॉन्ग श्याओयाओ को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हुआ युहाओ उसकी आंखों में डर देख सकता था। लॉन्ग श्याओयाओ ने ये शिशुई को देखते हुए कहा, शिशुई, बस करो और मत बोलो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी यादों में खराब हो जाओ। कम से कम तब तुम मेरे लिए परफेक्ट थी। ये शिशुई ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सब कुछ कहना चाहती हूं। अगर मैं सब कुछ बाहर नहीं निकालूंगी तो मैं मर भी नहीं पाऊंगी। असल में तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम इतने सालों तक मेरी रक्षा करते रहे और मैं तुम्हें इस्तेमाल करती रही, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं गया, क्योंकि तुम एक ऐसी औरत की रक्षा कर रहे थे जो दिल से तुमसे प्यार करती थी। क्या तुम्हें पता है? लॉन्ग श्याओयाओ अविश्वास से ये शिशुई को देखता रहा। शायद अपने शरीर की मौजूदा हालत की वजह से वह अपनी भावनाओं पर काबू खो रहा था। ये शिशुई ने आगे कहा, उस समय जब हम दोनों और मू एन पहली बार कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गए थे, मैं पहले से ही एक मकसद लेकर वहां गई थी। उस समय मैं होली गोस्ट चर्च का हिस्सा थी। मेरा एकमात्र उद्देश्य अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को पहचानना था। इसी वजह से मेरी मुलाकात तुमसे और मू ईन से हुई। तुम दोनों ही इतने शानदार और शक्तिशाली थे। सच कहूं तो मैं तुम दोनों के सामने फीकी पड़ जाती थी। हम सभी उस समय युवा थे और हमारे लिए करीब आना आसान था। इसके अलावा मुझे तुम दोनों के करीब आने के पीछे एक मकसद भी था। इसी वजह से तुम दोनों अनजाने में मुझसे प्यार कर बैठे, और उसी दौरान मैं भी तुम में से एक से प्यार कर बैठी। तुमने हमेशा यही सोचा होगा कि मैं मूएन से प्यार करती थी, है ना? आज मैं तुम्हें सच्चाई बता सकती हूं कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। मैंने शुरू से ही तुमसे प्यार किया था। मूएन मुझे कभी पसंद ही नहीं था। तुम मिलनसार थे, हैंडसम थे और दिखावा करना पसंद करते थे। मुझे तुम्हारी हर बात से प्यार हो गया था। मूएन भी अच्छा था, लेकिन वह बहुत ज्यादा पत्थर जैसा था। वह बिल्कुल भी मेरी पसंद का नहीं था। इसलिए मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करती रही, लेकिन मैं तुम्हें चुन नहीं सकती थी। जोंगली वू के पिता मुझे कभी भी तुम्हें चुनने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि तुम श्रेक एकेडमी के सदस्य नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे बजाय मू ईन को चुनूं। ये शिशुई की यह बातें सुनने के बाद लॉन्ग श्याओयाओ का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा की शुरुआत इस तरह हुई थी। ये शिशुई अब भी मुस्कुरा रही थी, भले ही उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इसके बाद हमारी फिर मुलाकात हुई। उसी समय जोंगली वू के पिता ने मुझे तुम्हें उससे अलग करने का काम सौंपा। उन्होंने बताया कि होली गोस्ट चर्च के लिए यह कितना खतरनाक होगा अगर मेरी पीढ़ी के दो सबसे प्रतिभाशाली सोल मास्टर्स एक साथ खड़े हो जाए। इसलिए मुझे तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करना पड़ा। यही एकमात्र तरीका था जिससे होली गोस्ट चर्च के विकास पर तुम दोनों का असर रोका जा सके। इसीलिए मैंने वह योजना बनाई और अपने शरीर को तुम्हारे लिए चारा बनाया। तुम्हें अपना पहला अनुभव देने के बाद मैंने हम तीनों के बीच एक बेहद दर्दनाक टकराव खड़ा कर दिया। लेकिन सच में दर्द सिर्फ तुम दोनों को हुआ। मुझे हमेशा पता था कि मैं क्या कर रही हूं। मैं होली गोस्ट चर्च की सेक्रेड लेडी थी। हाँ हाँ, तुम। लॉन्ग श्याओयाओ ने ये शिशुई की ओर उंगली उठाई और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। ये शिशुई ने उसे शांति से देखते हुए कहा, श्याओयाओ, कृपया गुस्सा मत हो। अगर तुम ज्यादा गुस्सा करोगे तो मैं अपनी बात पूरी करने से पहले ही तुम मर जाओगे। शायद मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। उस घटना के बाद मैं चली गई, लेकिन मुझे अपने के पर कोई पछतावा नहीं था। मैंने अपना शरीर उस इंसान को दिया था जिससे मैं सच में प्यार करती थी। मुझे पता था कि इसके बाद तुम और मू इन दोनों को दुख और पीड़ा भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या तुम्हें पता है, अगर मेरी योजना नाकाम हो जाती तो जोंगली वू के पिता तुम दोनों को मार डालते। उसकी तुलना में मैं यह देखना ज्यादा बेहतर समझती थी कि तुम दोनों दुख में जिंदा रहो। आखिरकार तुम मेरा प्यार थे और मुएन वह बड़े भाई थे जिनकी मैं इज्जत करती थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता था। तुम दोनों मेरे दिल में हमेशा बेहद अहम रहे हो। इसलिए होली गोस्ट चर्च से तुम दोनों को बचाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा, और मैं सफल रही। तुम दोनों अल्टीमेट डुलुओ बन गए। भले ही तुम दोनों दर्द और पीड़ा में रहे, लेकिन कम से कम हम जिंदा तो थे। क्या यह सच नहीं है? कई दशकों बाद जोंगली वू के पिता ने मरने से पहले मुझ पर दबाव डाला कि मैं उनके लिए एक बेटा पैदा करूं। उन्होंने कहा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह निश्चिंत होकर सत्ता मुझे सौंप सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेरी मदद की ताकि मैं अल्टीमेट डुलुओ बन सकूं।
उसी समय से मैं पूरी तरह श्रेक एकेडमी की दुश्मन बन गई। होली गोस्ट चर्च की सेक्रेड लेडी होने के नाते मैं कभी भी सच में तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं रह सकती थी। क्या तुम्हें पता है, जोंगली वू के पिता की मौत के बाद जब हम मिले थे, तब मैं कितनी चाहती थी कि तुम्हारे साथ रहूं। लेकिन मुझे पता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वजह यह थी कि मैं तब होली गोस्ट चर्च की लीडर बन चुकी थी। सभी इविल सोल मास्टर्स की नेता होने के नाते अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो जाती। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें मजबूर कर सकती थी कि तुम मेरे साथ रहो और मेरी रक्षा करो। इससे तुम्हारी पहचान होली गोस्ट चर्च के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि ड्रैगन इंपीरियर डॉलुओ के रूप में बनी रही। मुझे बहुत खुशी है कि 100 साल बीत जाने के बाद भी तुम मेरे साथ रहे और मेरी रक्षा करते रहे। मैं भले ही एक अनैतिक और ईवल सोल मास्टर रही हूं, लेकिन मैं अब भी इंसान हूं। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारी भावनाएं नहीं देख पाती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ होने की हिम्मत नहीं कर पाई? मैं यह नहीं सह सकती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा नाम बदनाम हो जाए। इसी कारण मैं तुम्हें अपने प्यार के बारे में नहीं बता सकी। अब मैं आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर सकती हूँ। सियाओ याओ, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। भले ही तुम 100 साल से भी ज्यादा समय तक मेरे पीछे चलते रहे और मेरी वजह से दुख झेला, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताना जरूरी है कि मैं तुम्हारे प्यार के पूरी तरह काबिल हूं। वजह यह है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा किया है। क्या तुम्हें यह पता है? क्या क्या कहा तुमने? ये शिशुई की बात सुनकर लोंग शाओयाओ के मुंह से शब्द ही नहीं निकले। उसका शरीर कांपने लगा। एक बेटा? शिशुई ने मेरे लिए एक बेटा पैदा किया, लेकिन इसे 100 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। भले ही वह एक शक्तिशाली सोल मास्टर होता, फिर भी शायद अब तक मर चुका होता। शायद तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता था कि मेरी यह बात सुनकर तुम बहुत हैरान हो जाओगे। सच कहूं तो तुम्हारी ही तरह मैंने भी उसे 100 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा है। मुझे यह भी नहीं पता कि वह अब जिंदा है या नहीं। मैं उससे मिलने नहीं जा सकती, क्योंकि मैं यह सह नहीं सकती कि उसे पता चले कि उसकी मां एक ईविल सोल मास्टर है और होली गोस्ट चर्च की लीडर है। मैं बस यही चाहती थी कि वह स्वस्थ जिंदगी जिए और एक सामान्य इंसान बने। सच तो यह है कि मैं यह भी नहीं चाहती थी कि वह सोल मास्टर बने। इसी वजह से मैंने उसे यान उपनाम दिया, जो होली गोस्ट चर्च में शामिल होने से पहले मेरा उपनाम था। लेकिन किस्मत का खेल अजीब होता है। हमारा पोता अपनी ही काबिलियत से श्रेक एकेडमी में दाखिल हो गया। बाद में वह मूएन का डिसाइपल बन गया। अगर मुझे यह पता न होता कि उसका मार्शल सोल मेरे दूसरे मार्शल सोल रेडिएंट फिनिक्स जैसा ही है, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि म्यूएन ने हमारे पोते को अपना डिसाइपल बनाया है। म्यूएन ने पूरी मेहनत से उसे सिखाया और आखिरकार वह मार्शल सोल डिपार्टमेंट का डीन बन गया। क्या हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग दोनों ही अपने अविश्वास को छिपा नहीं पाए। अगर आज ये शिशुई ने यह सब स्वीकार न किया होता, तो कौन जानता कि यन शाओजे असल में लोंग शाओयाओ और ये शिशुई का पोता है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम एकेडमी के लोगों के बीच फूट डालना चाहती हो, तंग वुतोंग ने गुस्से में कहा। ये शिशुई मुस्कुराते हुए लोंग शाओयाओ की ओर देखती रही, जो उसकी बातों से पूरी तरह स्तब्ध हो चुका था। क्या अब इस हालात में मुझे फूट डालने की जरूरत है? और फिर एक अल्टीमेट डूलुओ होकर क्या मुझे रिश्ते बिगाड़ने के लिए झूठ बोलने की जरूरत है? मैं जैसी हूं वैसी ही हूं। जो कहती हूं सच कहती हूं। शौजे उम्र के हिसाब से हमारा पोता या परपोता होना चाहिए, लेकिन मैंने कभी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ उसके ब्लड लाइन की जांच की और यह पुष्टि की कि वह हमारा ही वंशज है। हुओ यूहाओ ने तांग वूतोंग को पीछे खींच लिया और सिर हिलाया। तांग वूतोंग को जो वह सुन रही थी उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लोंग शाओयाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए ये शिशुई को देखा। क्या यह सब सच है? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। क्यों? तुमने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये शिशुई ने शांत स्वर में कहा। क्योंकि मैं होली गोस्ट चर्च की सेक्रेड लेडी थी। मैं होली गोस्ट चर्च की लीडर थी। मैं होली गोस्ट चर्च की सुप्रीम लीडर थी। मैं तुम्हें क्या बता सकती थी? मैंने पहले ही इतने अनैतिक और अमानवीय काम कर रखे थे। मेरे हाथों पर लाखों लोगों के खून के दाग थे। अगर मैं तुम्हें यह सब बता देती तो क्या बदल जाता? क्या तुम मुझसे और ज्यादा प्यार करने लगते? क्या तुम ईविल सोल मास्टर बन जाते? क्या हम अपनी पूरी आने वाली पीढ़ियों को होली गोस्ट चर्च में घसीट लेते? नहीं, मैं यह सब तुम्हें नहीं बता सकती थी। सच तो यह है कि मैं इसे किसी और के साथ भी साझा नहीं कर सकती थी। मैं इसे अपने दिल में ही दफन करके रख सकती थी। अपने सपनों में ही उन थोड़े से मीठे पलों को जी सकती थी। यही मीठी यादें मुझे दुनिया का असली विनाशक बनने से रोकती रहीं। इसे देखो।
ये शिशवी ने अपने हाथ उठाए और उसके शरीर के चारों ओर एक कोमल सुनहरी लौ उठने लगी। यही मेरा असली ट्रम्प कार्ड है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ब्लड सोल डीमन पपेट रखने वाली एक ईवल सोल मास्टर के पास दूसरा मार्शल सोल भी हो सकता है। यहां तक कि जोंगली के पिता को भी यह नहीं पता था कि मेरे पास यह मार्शल सोल है। मैंने इसे सभी से पूरी तरह छुपाया। अगर होली गोस्ट चर्च के लोगों को यह पता चल जाता तो वे मुझे मार डालते। इसी वजह से मैंने इसे करीब 200 साल तक छुपा कर रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिनिक्स की राख से फिर उठने वाली क्षमता का उपयोग करके मैं हम दोनों की जान बचा पाई। लॉन्ग सियाओयाओ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अंदर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम अकेली होती तो शायद बच जाती। तुम्हें अपनी लाइफ एनर्जी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शिशुई ने भी सिर हिलाया। नहीं, अगर तुम अंदर नहीं आते तो मैं सच में मर जाती। मेरा दिल मर जाता। मैं चाहती थी कि तुम अंदर आओ। मैंने जानबूझकर इस जाल में कदम रखा, क्योंकि मैं इस दुनिया से थक चुकी थी। मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहां मैं सच में अपनी हो सकूं। मैंने यह सब बहुत सोच समझ कर किया था। क्या तुम्हें लगता है कि चू तियानरान सच में मुझे धोखा दे सकता था? अगर मैं खुद इस जाल में न आती तो क्या उसकी योजना सफल हो पाती? मैं इस आखिरी मौके से बस यह देखना चाहती थी कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो जैसे 100 साल पहले करते थे। मुझे खुशी है कि मैं सही थी। श्याओयाओ, मुझे निराश न करने के लिए धन्यवाद। मैं सच में बहुत खुश हूं। ये शिशवी को देखते हुए लॉन्ग श्याओयाओ की सांसें भारी होती जा रही थीं, लेकिन वह चुप रहा। ये शिशवी ने हाथ उठाकर उसके चेहरे को धीरे से सहलाया। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुमने अपने सारे झूठों से मेरी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया। लॉन्ग श्याओयाओ ने आसमान की ओर देखते हुए दहाड़ लगाई। उसी पल उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सारी पीड़ा इतनी बेकार होगी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक ऐसे अपराध का बोझ ढो रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। इस पल उसे न राहत महसूस हो रही थी न खुशी। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह खाली हो गया हो। यह एहसास उसके पहले झेले गए हर दर्द से कहीं ज्यादा पीड़ादायक था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।